हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 49 यानी 49। तो चलिए देखते हैं अगला विषय। प्रयोगवाद हम पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे नई कविता। तो गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्नों पर, ठीक है। नई कविता, ध्यान दें, नई कविता, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नई कविता के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? ऑप्शन में क्लियर नहीं है, डाउट में है। तो चलिए देखते हैं नई कविता के प्रवर्तक, ठीक है। व्याख्या में देखेंगे, गौर करें। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया, ठीक है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है, ठीक है। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई थी दोस्तों, वह नई कविता है। और नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञे, ठीक है। तो नई कविता के प्रवर्तक अज्ञे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो नई कविता के प्रमुख लक्षण बताने हैं, गौर करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ध्यान से सुने। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करें। नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं। नई कविता के दो तत्व प्रमुख हैं, कौन कौन से? अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये दो प्रमुख तत्व हैं नई कविता के। वह अनुभूति क्षण की हो, सुनना ध्यान से, वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है, ठीक है। कितनी गहरी बात है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की हो, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की हो, आशा की हो या निराशा की हो, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है, ठीक है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, ऑप्शन बी, सन 1954 में, 1954 यानी दूसरा सप्ताह 1951 में आया। ठीक उसके 3 साल बाद चौथे साल में 1954 में क्या आ गई? नई कविता पत्रिका, ठीक है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954। कहाँ से हुआ? इलाहाबाद से आरंभ हुआ, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद, ठीक है। 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया, तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार, ध्यान से सुने,
मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। किसकी कविता थी ये? मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता थी। ठीक है। और एक और बात, 1947 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन, तो पूछा जा सकता है कि प्रतीक का प्रकाशन 1947 में किसने किया? तो आप बताएंगे अज्ञे ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। जैसे क्या क्या है इसमें? बौद्धिकता का प्राधान्य, बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, ये सभी क्या हैं? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें इसको, गौर करेंगे। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? ध्यान दें। बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। इनके अलावा कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता। ध्यान से समझें, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि, ये सभी क्या हैं? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। ठीक है। फिर है दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? देखते हैं। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। किसके द्वारा किया गया? नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। ध्यान से सुने, नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु मानव की धारणा। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो लघु मानव की धारणा विशेषता है किसकी? ऑप्शन ए, नई कविता। नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है लघु मानव की धारणा। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करें दोस्तों। लघु मानव का अर्थ है, क्या अर्थ है? वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आंच को लिए दिए उपेक्षित था। ध्यान से सुनेंगे, वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आंच को लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। ठीक है, तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्या है? नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली जो विशिष्टता है वो जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई देती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि, ध्यान से सुने, आज की जो क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि है वह जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। कैसी? जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा, लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे जरा। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है। किसका तिरस्कार है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। यह कथन
ठीक है, किसका है? तो ऑप्शन बी राजेंद्र यादव का कथन है ये। क्या? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी जो है वो परंपरा का विस्तार है। राजेंद्र यादव ने कहा। डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हमारी नई कविता से संबंधित प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, क्या देखेंगे? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो चलिए देखते हैं अपने अगले विषय। तो दोस्तों हमारा आज का विषय है निबंध। ठीक है, जो कि हिंदी गद्य साहित्य में ही आता है। तो देखेंगे, प्रश्नों पर ध्यान दें। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या रहा है? तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल रहा है क्या? ऑप्शन सी शुक्ल युग। ठीक है, शुक्ल युग हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के बाद निबंध, ध्यान से सुने, द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचय, विवरण अथवा भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। फिर से सुनेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन से द्विवेदी युग के बाद का निबंध लेखक, यानी कि आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन को अपनाकर द्विवेदी युग के जो बाद के जो निबंध के लेखक आए थे ना, ठीक है, तो वो निबंध लेखक परिचय, विवरण, भावोद्रेक के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के साथ साथ वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। कुल मिलाकर के अब निबंध का रूप था जो वो बदल गया था, बौद्धिकता ने निबंधों में स्थान ले लिया था और जो बौद्धिकता आ जाएगी वहाँ वास्तविकता होगी, तर्क आधारित होगी, यथार्थ पर आधारित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए। ठीक है, इस नए काल के जो निबंध लेखक थे उनमें ज्यादातर आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुए, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। समझ में आई क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो इस नए काल के निबंध लेखक थे वो ज्यादातर क्या थे? आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त थे। यानी निबंध तो लिखते थे लेकिन कैसे? आलोचनात्मक। ठीक है, यही कारण था कि वे पहले क्या थे? आलोचक थे और बाद में निबंधकार। ठीक है, इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न हैं। तो पूछा जा सकता है कि किस युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न निबंध हैं? तो आप बताएंगे शुक्ल युग के। ठीक है, फिर है विकास की दृष्टि से यह युग कौन सा युग? शुक्ल युग। उत्कर्ष काल है, कौन सा काल है? उत्कर्ष काल है। विषय शैली स्वरूप भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है। ठीक है, हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ है किस दृष्टि से? विषय, शैली, स्वरूप, भाव और भाषा के विचार से। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है स्क्रीन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कविता क्या है? तो बताते हैं कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है। तो कविता क्या है ये प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में एक निबंध है और इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है। व्याख्या देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, एक निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जिसका नाम है चिंतामणि। क्या?
चिंतामणि, इसमें इनके निबंधों का संकलन है। तो देखते हैं, अब ये तीन भागों में है कौन सा, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि के प्रमुख निबंध किससे संबंधित हैं, तो भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, देखते हैं प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं इसमें, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। ठीक है, ये सभी जो है निबंध किस में संकलित हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि हैं। ठीक है, क्या है, ध्यान से सुने। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि हैं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता क्या है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध के लेखक हैं। रिपीटेड प्रश्न है ये, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।